की ओर से आज भी बहस होगी। हाईकोर्ट ने सरकार से भर्ती का रिकॉर्ड तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में होगी सुनवाई। एसआई भर्ती पेपर लीक में हाईकोर्ट के फैसले पर नजरें टिकी हुई हैं, तो सभी पक्षकारों की ओर से आज भी बहस होगी। जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। एसआई भर्ती पेपर लीक केस में आज फिर सुनवाई रहने वाली है। सभी पक्षकारों की ओर से आज भी बहस होगी। हाईकोर्ट ने सरकार से भर्ती का रिकॉर्ड तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में सुनवाई होगी। एसआई भर्ती पेपर लीक केस में हाईकोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। तो लगातार 3 दिन से ये सुनवाई चल रही है। आज चौथा दिन रहने वाला है जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। अब देखना होगा। हाईकोर्ट ने सरकार से भर्ती का रिकॉर्ड तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में सुनवाई होगी। 3 दिन में कई प्रश्नों के सवाल जो हैं, कई प्रश्नों के जवाब यहां पर दिए गए हैं। दोनों ही पक्षों की तरफ से अपने अपने जवाब दाखिल किए गए हैं। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला। हाईकोर्ट में फिर अधूरी रही सुनवाई। नहीं हो सका भर्ती रद्द करने पर फैसला। गुरुवार को फिर होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। आरपीएससी की एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में सरकार के पक्ष की तरफ से जो है कोर्ट ने कहा कि वो पूरा का पूरा जो पत्रावलियां हैं, जितनी भी नोट शीट्स हैं, जितने भी जो है उससे जुड़े लिटरेचर है भर्ती से जुड़ा, वो सारा लेकर जो है कोर्ट में आए ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या इस मामले में जो है इस मामले में आगे सुनवाई किस तरह से होगी या इस प्रक्रियागत जो है इसमें क्या दिक्कतें रही। एसआई भर्ती 2021 को लेकर चल रही खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 3 दिन से लगातार कोर्ट इस मसले पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन नतीजा केवल तारीख के तौर पर सामने आ रहा है। बुधवार को उम्मीद थी कि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन एक बार फिर तारीख मिली। यानी अब गुरुवार को कोर्ट भर्ती रद्द की जाए या नहीं, इस पर फैसला कर सकता है। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने अपनी बहस जारी रखी। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने एसआईटी की रिपोर्ट पर भी अपनी बात रखी और कहा कि ये रिपोर्ट गलत तरीके से पब्लिक डोमेन में आई है। ये जो एसआईटी जो रिपोर्ट है जो पब्लिक डोमेन में आई है, ये इनके प्रकाश है जो गलत तरीके से है जो आई है। इनके लिए है जो एक सिस्टम होना चाहिए था, ये आरटीआई फाइल करते और आरटीआई और एक प्रॉपर एक चैनल से लेके आते, और इस प्रकार का कोई दस्तावेज यदि आता है जो इंटरनल दस्तावेज है, तो उसके आधार पे ये है जो एंटरटेन नहीं की जानी चाहिए। जिस पर ऑनरेबल कोर्ट की भी एक क्वेरी थी कि क्या जो ये दस्तावेज है वो फोर्ज है या फिर है जो ट्रू है, तो इस पर उनका ये कहना था कि हम इस पे बात नहीं करेंगे, ये दस्तावेज ट्रू हो सकता है पर ये चैनल गलत था। तो इस आधार पे जो पहले जो पूर्व में जो जजमेंट हुए हैं उन जजमेंट्स को साइट किया गया और ये बताया गया कि साहब इसको है जो आप इसी स्तर पर ही है जो खारिज कर दी जावे और ये चलने योग्य नहीं। सरकार का मुख्य तर्क ये है कि भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है और जिन अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा किया उन्हें गिरफ्तार करके चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। इसलिए सरकार भर्ती रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज करने का अनुरोध कर रही है। जस्टिस समीर जैन ने एक बार फिर सरकार के जवाब पर नाराजगी दिखाई। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि यह मामला साधारण नहीं है। आरपीएससी के सदस्यों, कोचिंग सेंटर संचालकों और परीक्षा केंद्र के अधीक्षकों की मिलीभगत बेहद गंभीर है। कोर्ट ने सरकार से सुनवाई के दौरान नोटशीट समेत पूरे रिकॉर्ड लेकर आने को कहा ताकि जरूरत होने पर उसे देखा जा सके। हाईकोर्ट ने सरकार से फिर एक बार वही सवाल पूछा है कि जब कमेटी की पहली रिपोर्ट में भर्ती रद्द करने की सिफारिश की गई थी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और बाद में एक कमेटी की 2 बैठकों में अलग अलग फैसले क्यों लिए गए। कोर्ट ने कहा कि ये हैरान करने वाला मामला है। तो वापस ये रिपोर्टें चेंज हुई है, वही पत्रावली लेके आई थी, उससे पहले वाली जो पत्रावली है वह नहीं लेके आई थी, कोर्ट ने मंगाई है। और चयनित की तरफ से जो चयनित पक्ष है उनकी तरफ से भी बहस की गई। उनकी तरफ से ये बहस करी गई थी कि जो एसओजी की रिपोर्ट है वह डिफेक्टिव है, वह केवल ये बताती है कि केवल आशंका है कि पेपर बहुत बड़े लेवल पे आउट हुआ, वह कंक्लूसिव नहीं है और उसमें बहुत सारे डिफेक्ट हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले 7 जुलाई से लगातार कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन हर बार सुनवाई अधूरी रही है। सरकार की पूरी कोशिश रही है कि परीक्षा रद्द न की जाए। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही सही सरकार साफ कर चुकी है कि वो परीक्षा रद्द नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता धांधली की बात कहकर इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले और गुरुवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। कि सारा का सारा ब्यौरा जो है सरकार की तरफ से कोर्ट को दिया जाए, ताकि इस बारे में जो है आगे की जो है भूमिका बनाई जा सके कि ये जो है इस मामले की क्या मेरिट रहेगी और इस मामले में जो है क्या इस मामले को जिस तरह से सुनवाई होनी चाहिए उस तरह से सुना जा सकता है। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। सीकर जिले के फतेहबाग से हथियारों के मामले में एजेंसियों ने भी की पूछताछ। जीजवाना पुलिस की लगातार प्रभावी कार्रवाई जारी है। शेरनी आबाद सरहद से पुलिस ने जब्त की 1 पिस्टल, 2 मैगजीन, 5 जिंदा कारतूस। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया है। इलियास की निशानदेही पर बरामदगी हुई है। 5 दिन के पीछे रिमांड पर है इलियास और 1 पिस्टल, 2 मैगजीन, 5 कारतूस यहां से बरामद किए गए हैं। अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस द्वारा एक ड्रग्स हीरो को पकड़ रखा था। उनकी अनुसंधान में जानकारी आई कि इन्होंने पाकिस्तान से बॉर्डर लाइन पे हथियार भी मंगाए। प्रथम क्रम में हमने 5 वेपन ऑटोमेटिक विदेशी हथियार पकड़े थे। उसी में मुलजिमों को वापस हम पीसी पे लेके आए हैं और सेरेनाबाद की सरहद से हमने मोहम्मद इलियास, जो हमारे पास पहले से पूर्व से गिरफ्तार था, उससे एक और अत्याधुनिक पिस्टल हमने सेरेनाबाद से उसकी सूचना पे निशानदेही पे जब्त की है। डी के दौरे पर सीएम भजनलाल ने संतों का किया सम्मान। पुंचरी का लौटा में संतों का किया सम्मान। गुरु पूर्णिमा के मौके पर संतों का सम्मान किया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल ही डीग पहुंच चुके थे, जहां पर आज सुबह मंदिर दर्शन करने के बाद अब यहां पर पुंचरी के लौटा में गुरु पूर्णिमा के मौके पर संतों का सम्मान किया है। अपने गुरुओं का सम्मान करते हुए सीएम नजर आए हैं। करौली से खबर है, गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन। मंदिर देवालयों में भक्तों का आना शुरू हो गया है। मंदिर में गुरु पूजन किया जा रहा है। संत गोमती दास महाराज की आरती के बाद शुरू हुआ पूजन। गोमती कॉलोनी में जिले में प्रसिद्ध हैं संत गोमती दास जी महाराज की आरती और ऐसे में आरती के बाद पूजन शुरू हुआ है। शहर सहित अलग अलग राज्य के भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर है, पानी की टंकी पर दोबारा चढ़ा युवक। पेट्रोल साथ लेकर टंकी पर चढ़ा। महावीर भार्गव नवजात की मौत पर काफी दिनों से चल रहा था धरना। कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर टंकी पर चढ़ा है। भाटों के पास में बनी है ये पानी की टंकी, जहां पर ये शख्स चढ़ा है। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। पेट्रोल लेकर इस बार ये टंकी पर चढ़ा है और पेट्रोल के साथ ये टंकी पर चढ़ा है। नवजात की मौत पर काफी दिन से धरना चल रहा था। भाटों के पास में बनी है ये पानी की टंकी, आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। जहां पर हाथ में पेट्रोल लिया आपको ये शख्स नजर आ रहा होगा। पेट्रोल साथ लेकर टंकी पर चढ़ा है महावीर भार्गव। नवजात की मौत पर काफी दिनों से ये धरना चल रहा। कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर टंकी पर चढ़ा है। विक्रम संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। विक्रम, पानी की टंकी पर एक बार फिर से युवक चढ़ गया है, क्या इसकी मांगे हैं और क्यों नहीं सहमति बन पा रही है? देखिए, ये महावीर भार्गव नाम का शख्स है जो आज से 10 दिन पहले भी टंकी पर चढ़ा था और पूरा जो मामला है वो एक प्रस्तुता है अनु, उसके डिलीवरी केस से जुड़ा हुआ है और यहाँ जब नोखा अस्पताल में उसके को लाया गया था और यहाँ से जब बीकानेर रेफर किया तो उसके बच्चे की मौत हो गई थी। उसी से नाराज होकर ये जो है वो चिकित्सा कर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है और पिछले काफी दिनों से इन लोगों ने धरना भी यहाँ लगाया था, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हुई और जब ये टंकी पर पहले चढ़ा तो पुलिस प्रशासन ने इसे समझाइश करके नीचे उतार लिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से ये शख्स काफी नाराज है और आज ये पानी की टंकी पर फिर चढ़ गया है और इसने ये ऐलान किया है कि या तो अगर आज कोई कार्रवाई होती है तो ठीक है, अन्यथा वो जो है
आगे का कदम भी उठा सकता है, जिसमें इसने ये भी लिखा है कि या तो मैं नीचे आऊंगा या फिर मेरी लाश नीचे आएगी। तो कहीं ना कहीं जो युवक है वो कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए इसकी नाराजगी है। और आज सुबह ये फिर टंकी पर चढ़ गया है। ये भाटों के पास में बनी हुई पानी की जलदाय विभाग की एक टंकी है, वहां पर ये चढ़ा है। जी ठीक है, धन्यवाद आपका विक्रम तमाम जानकारी देने के लिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सेना के एक ऐसे पूर्व जवान को गिरफ्तार किया है जिसने लग्जरी लाइफ के लिए सेना की नौकरी छोड़कर तस्करी के धंधे को चुना। आरोपी गोथूराम को उसकी प्रेमिका और दोस्त के साथ दिल्ली के कालिंदी कुंज से गिरफ्तार किया गया है। सेना की नौकरी छोड़ तस्करी करने लगा जवान, प्रेमिका और दोस्त के साथ दिल्ली में गिरफ्तारी। मणिपुर से अफीम लाकर करता था सप्लाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक मुखबिर की सूचना पर ऐसा जाल बिछाया कि आरोपी जवान गोधूराम फंस गया। पुलिस ने गोधूराम को उसकी प्रेमिका और दोस्त के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी उस वक्त धरा गया जब वो अपनी प्रेमिका और दोस्त के साथ मणिपुर से अफीम लेकर दिल्ली आ रहा था। पुलिस ने सूचना मिलते ही दिल्ली आगरा कैनाल रोड पर मेट्रो पिलर नंबर 193 के पास आरोपी की कार को रोककर तलाशी ली, जिससे 18 किलो 108 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिसे कार के फुटमेट के नीचे छिपा कर रखा गया था। ये पैकेट भूरे, सफेद और काले रंग के टेप से लपेटे गए थे। फील्ड टेस्टिंग किट से जांच करने पर इनमें अफीम पाई गई। गिरफ्तारी के बाद तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से गोधूराम को 3 दिन और आरोपी पीराराम और प्रेमिका देवी को एक दिन की रिमांड पर भेजा गया। बालोतरा जिले के सिणिंद्री थाना क्षेत्र के दुर्गुड़ा कादानडी निवासी सेना का जवान गोधूराम चकाचौंध की जिंदगी और ऐशो आराम के लिए सेना को छोड़कर तस्करी में लिप्त हो गया और वह मणिपुर से लगातार अफीम तस्करी में शामिल रहा और उसके बाद में उसने अपनी प्रेमिका और अपने मित्र पीराराम को भी इसमें शामिल कर दिया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए आरोपी गोधूराम, पीराराम और उसकी प्रेमिका देवी से 18 किलो 108 ग्राम अफीम का दूध बरामद कर कार्रवाई की जा रही है। एक जवान के क्राइम की दुनिया में कदम रखने की कहानी हैरान करने वाली है। ढेर सारे पैसे कमाने और ऐशो आराम की लत ने एक जवान को क्रिमिनल बना दिया और इसकी शुरुआत हुई साल 2024 से। फरवरी 2024 में भारतीय सेना में कांस्टेबल रहा गोधूराम 3 महीने की छुट्टी लेकर घर आया। छुट्टी खत्म होने के बाद भी वो वापस नौकरी पर नहीं लौटा। छुट्टियों के दौरान वो सांचौर में भगीरथ नामक अफीम तस्कर से मिला। भगीरथ की ऐशो आराम भरी जिंदगी से वो काफी प्रभावित हुआ। एक ट्रिप पर 3 लाख रुपए का लालच उसे अपराध की दुनिया में ले गया। इसके बाद वो मणिपुर से दिल्ली और जोधपुर तक अफीम की तस्करी करने लगा। भगीरथ की गिरफ्तारी के बाद उसने श्रवण बिश्नोई नाम के तस्कर के साथ काम शुरू किया। धीरे धीरे उसने इस काम में अपनी प्रेमिका देवी और दोस्त पीराराम को भी शामिल कर लिया, जिन्हें वो हर ट्रिप पर 50-50 हजार रुपए देता था। इस तिकड़ी ने ही मणिपुर के सेनापति जिले से 18 किलो अफीम दिल्ली लाने की योजना बनाई। गोधूराम की योजना 8 किलो अफीम दिल्ली में और बाकी 10 किलो जोधपुर में श्रवण बिश्नोई को सौंपने की थी, लेकिन वो अपने काम को अंजाम देता उससे पहले ही उसे दिल्ली के कालिंदी कुंज में स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। ये मामला महज ड्रग तस्करी का ही नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि कैसे लालच, प्रेम और पैसा मिलकर किसी व्यक्ति को अपराध के रास्ते पर धकेल सकते हैं। एक सैनिक द्वारा देश की सुरक्षा से मुंह मोड़कर इस तरह के अपराध में शामिल होना चिंताजनक है।
आरोपी का रिमांड लिया गया है। इसके साथ ही उसके पुराने संबंधों को भी स्पेशल क्राइम ब्रांच खोजबीन कर रही है। इस सूचना के बाद में जहां इसके पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और खंगालने के लिए पूछताछ जारी है। प्रेमनंद था न्यूज के घर पंजाब पुलिस की दबिश भनक लगते ही मनीष डागा परिवार के साथ फरार हो गया है, गायब हो गया है। हेरोइन के एवज में जोधपुर से अमृतसर में हवाले का ट्रांजैक्शन, अमृतसर के हवाला कारोबारी की गिरफ्तारी से ये पूरा राज खुला है। पंजाब पुलिस और जोधपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। तो जोधपुर में हवाला कारोबारी के घर पर दबिश देने के लिए पहुंची टीम और इस दौरान परिवार सहित डागा यहां से अपने घर से फरार है। चंद्रशेखर संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। चंद्रशेखर, हेरोइन पकड़ने के मामले में एक्शन देखने को मिला है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, पूरा मामला जो है अभी हाल ही में जो बाड़मेर में 60 किलो हेरोइन का जो तस्करी का भांडाफोड़ हुआ था, बड़ी भारी मात्रा में जो हेरोइन बरामद की गई थी। ये पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस और बीएसएफ की जो संयुक्त कार्रवाई हुई थी। इस कार्रवाई के दौरान से जुड़े मामले में अब आगे जो लगातार जो है पुलिस की जांच बढ़ रही है। इस मामले में जोधपुर के नागौरगेट थाना क्षेत्र के दामोदर कॉलोनी क्षेत्र में रहने वाले मनीष डागा का नाम भी सामने आया है। इसने जो है इस मामले में पैसे का हवाला किया था। जिस हवाला कारोबारी को इसने पैसा दिया था, उसकी गिरफ्तारी के बाद इसका नाम सामने आया। तब पिछले 2-3 दिनों से लगातार इसके घर पर रैकी जो है पंजाब पुलिस कर रही थी और आज नागौरगेट थाना पुलिस और महामंदिर थाना पुलिस को साथ में लेकर जो है इसके घर पर दबिश दी गई। सुबह 5:30 बजे जो है पुलिस के घर पर पहुंची, लेकिन ताला लगा हुआ था। तब पुलिस उसकी छत पर चढ़ी थी। पंजाब पुलिस और पूरे घर को खंगाला था, लेकिन वो घर पे मौजूद नहीं था। संभवतः उसको पहले से इस बात की जानकारी थी कि उसने जो है गलत धंधे में हाथ डाल दिया। इसके चलते वो जो वहां से अपने घर से परिवार सहित फरार हो गया। फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है और जो बड़ी भारी संख्या में पंजाब पुलिस यहाँ पर पहुंची थी। चूंकि ये मामला बहुत बड़ा मामला है, पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके से सटा जो क्षेत्र है बाड़मेर, वहां से जो 60 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी, उससे जुड़ा मामला है। तो ऐसे में जो है बड़ी कार्रवाई लगातार की जा रही है और इसी की कड़ी में जो है जोधपुर में दबिश दी गई थी। जी, लेकिन कभी इस डागा का नाम पहले सुना था ऐसे मामले में? देखिए, इसके घर डागा जो है, इसका जो पुराना इतिहास रहा है हवाला को लेकर। एक बार इसके घर पर पहले भी कुछ तस्करों ने, बदमाशों ने जो है रिवॉल्वर की नोक पर इसके घर में लूट की थी। वो हवाला देने आए थे और पैसा उठाकर भाग गए थे। 25 लाख की लूट इसके घर पे हुई थी। उससे पहले भी जो है धमकाने के कई मामले इस तरह के सामने आए, लेकिन चूंकि तस्करों से संभवतः हो सकता है इसको पूरी जानकारी नहीं होगी और इतने बड़े मामले में जो उसने हवाला कर दिया होगा, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात करें तो जो देश के युवा पीढ़ी को खोखला कर देने वाले नशे के कारोबार से कहीं ना कहीं इसका नाम। बिल्कुल चंद्रशेखर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बूंदी से बड़ी खबर अब आपको देंगे, जहां पर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। कोटा जाते समय यह हादसा हुआ है। NH-52 स्वरूपगढ़ मोड़ पर यह हादसा बताया जा रहा है। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी है। आपको तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं। बस में यात्रियों को हल्की चोटें भी आई हैं। इस हादसे में कोटा जाते समय यह हादसा बताया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं NH-52 स्वरूपगढ़ मोड़ पर यह पूरा हादसा हुआ है, जहां पर तेज रफ्तार बस जो है अनियंत्रित होकर पलट गई है और इस दौरान इसमें जो सवारियां सवार थी उन्हें हल्की चोटें भी आई हैं। कोटा जाते समय यह हादसा बताया गया है। NH-52 स्वरूपगढ़ मोड़ पर यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर अब आपको देंगे, जहां पर ग्रामीणों ने स्कूल की गेट पर ताला लगाया है और छात्रों और स्कूल स्टाफ को बाहर ही रोका है। उच्च प्राथमिक स्कूल करवाने की कर रहे हैं मांग और प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक स्कूल करवाने की मांग की जा रही है। जब तक क्रमोन्नत नहीं होगी तब तक नहीं चलने देंगे स्कूल। ग्रामीणों का आरोप, कई बार आश्वासन मिला पर स्कूल नहीं हुआ क्रमोन्नत। और कोटड़ी के बागला की झोपड़िया प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है। तो ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ही ताला लगा दिया है। स्कूल को बंद कर दिया गया है। छात्र और स्कूल स्टाफ को बाहर ही रोका गया है। उच्च प्राथमिक स्कूल करवाने की मांग कर रहे हैं और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक स्कूल नहीं चलने देंगे, ये यहां पर ग्रामीणों के द्वारा कहा गया है। राहुल संवाददाता फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। राहुल, छात्र और स्कूल स्टाफ बाहर बैठे हैं, क्या मांगे हैं इनकी और क्यों ये स्कूल बंद करवाया गया है?
के जो ग्रामीण बाहर इकट्ठे हुए हैं, ये बागला की झोपड़ियां है कोठड़ी में, वहां का ये घटनाक्रम है। ये चाहते हैं कि जो स्कूल है इसको क्रमोन्नत किया जाए। अभी कक्षा 5वीं तक ये स्कूल है, ये चाहते हैं इसको 8वीं तक किया जाए, ताकि जो ग्रामीण उनके जो बच्चे हैं इन ग्रामीणों के, उनको कहीं और नहीं जाना पड़े, उनको यहीं पर अच्छी शिक्षा मिले। लगातार इसको लेकर ये मांगे कर रहे थे और आश्वासन दिया जा रहा था, पर आज इनके सबर का बांध टूट गया। ये वहां पहुंचते हैं और जो गेट होता है उस पर ताला लगा देते हैं, और जो भी वहां पर टीचर्स आ रहे थे, अध्यापक आ रहे थे, उनको वहीं रोक देते हैं। और ये अभी मौके पे बैठे हुए हैं और लगातार जो अध्यापक टीचर्स हैं, जो प्रशासन है, वहां पर संदेश का दौर जारी है। पर इनकी एक ही मांग है कि इनकी जो मांग है तो क्रमोन्नत किया जाए स्कूल को, ताकि जो दूर है, गांव के बाद जो स्कूल है जहां पर बच्चे जाते हैं 6 किलोमीटर दूर, वहां जाना ना पड़े। जी ठीक है, लेकिन ये मांगे बताया जा रहा है कि पहले भी उठाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई समाधान नहीं मिला आश्वासन के सिवा। जी बिल्कुल, देखिए आश्वासन के सिवा इनको कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद लगातार इन लोगों ने प्रशासन से भी बात की, पर आज जो है इन्होंने एक नया अलग तरीका अपनाया और बाहर बैठ गए और जाजर में घर से लेकर आए हैं, जो इन्होंने गेट के बाहर ही बिछा दी और समस्त ग्रामीण वहीं बैठे हुए हैं। धन्यवाद राहुल तमाम जानकारी देने के लिए। झालावाड़ से बड़ी खबर है, जहां पर ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया है। प्रधान अध्यापिका कमलेश को पुनः स्कूल में पदस्थापित करने की मांग है। 2 महीने पहले प्रिंसिपल कमलेश को किया गया था एपीओ। स्कूल के बाहर छात्र और अभिभावक कर रहे प्रदर्शन। मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारी समझाइश कर रहे। गंगधार क्षेत्र के खुरचनिया गांव के स्कूल में ये तालाबंदी की गई है। तो देखिए, आपको जानकारी दे दें कि ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया है और वजह है कि प्रधानाध्यापिका कमलेश को पुनः स्कूल में पदस्थापित करने की मांग है। 2 महीने पहले देखिए प्रिंसिपल कमलेश को एपीओ किया गया था। तरुण संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। तरुण, ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया है, क्या मांगे हैं इनकी? जी बिल्कुल, ये खुरचनिया गांव का मामला है जो कि डग ब्लॉक में आता है और इस गांव के स्कूल में ग्रामीणों ने, छात्र छात्राओं ने और अभिभावकों ने तालाबंदी की है। इन सभी की मांग है कि गांव के इस स्कूल में जो पहले प्रधानाध्यापिका थी कमलेश मीणा, जिन्हें गत 2 महीने पहले जिला कलेक्टर ने एपीओ किया था, उन्हें वापस से स्कूल में पदस्थापित किया जाए। और इसी मांग को लेकर ग्रामीण पहले भी जिला प्रशासन से गुहार लगा चुके थे। जिला मुख्यालय तक भी ग्रामीण जाकर इस सारे मामले में अपनी मांग को लेकर ज्ञापन दे चुके थे, लेकिन चूंकि जिला कलेक्टर ने इस प्रधानाध्यापिका को एपीओ किया था तो इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसी से आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने आज स्कूल में तालाबंदी की है। लेकिन एपीओ करने के पीछे की वजह क्या थी? जी, एपीओ करने की वजह जो सामने आ रही है वो यही सामने आ रही है कि गत 2 माह पहले डग क्षेत्र में शंभू सिंह नाम के एक वीडियोग्राफर युवक का हत्याकांड मामला हुआ था और उस मामले में एक ग्रामीणों की महापंचायत भी हुई थी। इस सारे मामले में जो प्रधानाध्यापिका है उन पर यह आरोप है कि उन्होंने उस महापंचायत में भाग लेने के लिए ग्रामीणों से एक वीडियो। ठीक है तरुण, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर आपको देंगे। बारिश के जल भराव में फंसी स्कूल की बस और स्कूल बस में पानी घुसने से बस बंद हुई है। स्थानीय लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला है। मोमासर बास क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। शहर के निजी शिक्षण संस्थान की बताई जा रही है स्कूल बस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा लकड़ी का फट्टा लगाकर बच्चों को बाहर निकाला गया। आप देखिए जरा तस्वीरें। कल श्री डूंगरगढ़ में अच्छी खासी बारिश हुई थी। मोमासर बास क्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो। तो ये वीडियो आपको नजर भी आ रहा होगा जिसमें स्कूली बच्चे जो हैं उन्हें कैसे बाहर किया जा रहा है, स्कूल बस से बाहर निकाला जा रहा है, ये स्थितियां हैं। और आप देखिए कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर स्कूल बस ने की है। स्कूल बस संचालक इस बारिश के पानी में स्कूल बस को लेकर चला गया है, जहां पर बच्चों की जान पर एक बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन उसके बावजूद भी इस जलाभराव में स्कूल की बस पहुंच गई। विक्रम संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। विक्रम, ये जो फुटेज आपने भेजा है, किस वक्त की ये पूरी घटना है और यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही स्कूल बस के द्वारा की गई है? जी देखिए, ये श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के मोमासर जो क्षेत्र है वहाँ की ये पूरी घटना है और ये वीडियो जो है अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और ये कल जो अच्छी बारिश डूंगरगढ़ में हुई थी, इस दरमियान इस पूरे क्षेत्र में, क्योंकि ये नीचे का क्षेत्र है तो पूरे क्षेत्र में काफी पानी इकट्ठा हो गया था और एक स्कूल बस जो है उसका जो चालक है वो बस को पानी में लेकर उतर गया और ये कुछ देर चलने के बाद ही बस जो है वो पानी में फंस गई और बंद हो गई। तो वहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, जो समाज सेवी लोग हैं,
उन्होंने जब इस स्कूल बस में काफी बच्चों को बैठे हुए देखा तो उन्होंने जो है एक पट्टे की मदद से, जो लकड़ी का एक पट्टा है, वो बस में लगाकर और उन बच्चों को बाहर निकाला और काफी मशक्कत इन्हें करनी पड़ी। लेकिन जिस तरीके से जो इस क्षेत्र में पानी जो भर जाता है, कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन की भी ये लापरवाही है कि बारिश का दौर पूरा चल रहा है, ऐसे में यहाँ पानी की निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। दूसरी तरफ अगर इतना पानी भरा है तो उसमें बस को लेकर जाना भी कहीं ना कहीं उचित नहीं है, क्योंकि इतने बच्चों, जो बच्चे यहाँ छोटे छोटे, बिल्कुल इतने बच्चों की जान पर खतरा जाहिर तौर पर था और ये बड़ी लापरवाही यहाँ पर स्कूल बस संचालक के द्वारा की गई है। बहुत धन्यवाद विक्रम आपका।